हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारे पास रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट। हम अभी डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारे पास थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या, रेडियो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, रेडियोलॉजिकल डिजास्टर। अब रेडियोलॉजिकल डिजास्टर है मीन्स कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं जो टर्म्स आया था वो था रेडियोलॉजिकल। अब रेडियोलॉजिकल के बारे में हम जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस जो टर्म्स है ये इसका मतलब क्या होता है। ट्वेल्थ में या हमने टेंथ में एक टर्म्स पढ़ा था क्या, जब डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, रेडिएशंस होता है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन का जो वर्ड आया था वो क्या था, आज यही रेडिएशन का वर्ड के चलते यहाँ पे एक टर्म्स आया था निकल के, रेडियोलॉजिकल डिजास्टर। अब रेडियोलॉजिकल डिजास्टर होते क्या हैं, जहाँ पे रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, जहाँ पे एक्सीडेंट होंगे वो क्या होंगे, एज ए डिजास्टर के फॉर्म में होते हैं। अब ये क्या होता है रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट। तो रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट क्या होता है कि इवेंट है दैट इन्वॉल्व इन, क्या होता है कि रिलीज ऑफ पोटेंशियल डेंजरस, जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियली डेंजरस मटेरियल होते हैं उनका क्या होता है, रिलीज होता है, उनके रेडिएशन का, रेडियो एक्टिव मटेरियल का रिलीज होता है कहाँ पे, इनटू द इन्वायरमेंट। मीन्स हम किसको बोलेंगे कि ये रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट है, तो ऐसे एक्सीडेंट जिनमें क्या होता है कि रेडिएशंस होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी होती है कहाँ पे, रेडियो एक्टिव मटेरियल के द्वारा इन्वायरमेंट में, तो उसको बोला जाता है क्या, रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट बोला जाता है। दिस रिलीज इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड या प्लूम। जो ये होता है रिलीज या तो क्लाउड के रूप में होगा या फिर प्लूम के रूप में होगा। क्लाउड को सबको पता है बादलों के रूप में, या प्लूम जिसको बोलते हैं हम क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, धुआं, धुआं बोला जाता है। या फिर एज ए, ये समझ सकते हैं कि एज ए फॉग के रूप में ये हैपन हो रहा है, या तो फॉग के रूप में होगा या फिर क्लाउड के रूप में ये चीज़ें हैपन होंगी। एंड कुड इफेक्ट द, और उसका इफेक्ट कहाँ मिलेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द, हमारे पास जितने भी हमारे पास तरीके हैं उन सब पे इसका इफेक्ट देगा, हेल्थ पे भी सेफ्टी पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रेडियोलॉजिकल डिजास्टर एक्सीडेंट कैन अकर्स एनीवेयर, कभी भी हो सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन कहाँ पे होंगे, जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज होता है, कभी भी हैपन हो सकते हैं। एनी मीन्स हमारे पास ये कोई लोकेशन नहीं कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, जहाँ पे हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वहाँ पे भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज होता है, वहाँ पे रेडियो एक्टिव रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट हैपन हो जाते हैं। अब इस मटेरियल का क्या होता है, या तो यूज करते हैं या फिर कहीं स्टोर करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स जो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका अगर कहीं पे यूज हो रहा है या फिर स्टोर हो रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस केस में रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, या फिर कोई चीज़ हम ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या डिस्पोजल कर रहे हैं, तो क्या होगा उस समय हमारे पास क्या होता है, हाई रिस्क होता है। इसीलिए हाउएवर द ऑपरेशन ऑफ फैसिलिटी एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिस्पोजल रेडियो एक्टिव मटेरियल वेस्टेज क्या है, हमारे पास रेगुलेटरी होना चाहिए। तो उसको कुछ ना कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उसको ध्यान में रख के करने चाहिए। लाइक रेडियो एक्टिव मटेरियल आर कंपोज ऑफ एटम, तो उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। एटम सबसे किसी भी हमारे पास मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। तो ये एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो ये क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उसमें क्या होता है, कंपोज होते हैं, बहुत सारे एटम्स मिलके बने होते हैं। और ये जो एटम्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल कंडीशन में होते हैं, स्टेबल नहीं होते। वो हमारे पास क्या होते हैं उनमें, अब स्टेबल कैसे होंगे, जो अनस्टेबल एटम है वो कब स्टेबल होंगे, कि क्या करेंगे, जब बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में क्या करेंगे, एक्सेस एनर्जी वो रिलीज करेंगे, तब वो जाके क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जब तक कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में स्टेबल नहीं है तब तक वो क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालती रहेगी। तो जो यहाँ पे क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो जब वही रिलीज ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है, ये एक नया टर्म्स दिया गया, वो क्या कहलाता है, ये रेडिएशन कहलाता है। ये जो फिनोमिना है उसको क्या करते हैं, रेडिएशन। मीन्स बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो रेडिएशन कहलाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि द प्रोसेस बाय विच द एटम चेंज फ्रॉम, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एटम चेंजेस जो कहाँ से, अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, बाय इमिटिंग द रेडिएशन इज कॉल्ड, क्या होगा, रेडिएशन का मीन्स रेडिएशन के थ्रू होगा। रेडिएशन मीन्स एनर्जी रिलीज करके वो क्या होगा कि अनस्टेबल से स्टेबल सिचुएशन में आएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव डीके कहलाता है, कि रेडियो एक्टिव अपघटन या रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो या तो हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं या फिर इसको रेडियो एक्टिविटी डीके कहते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव डीके।
तो ये चीज़ें होता है कि उसका क्षरण होता है। अब क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत ही डेंजरस होता है, इसका हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है किसके ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऊपर, हमारे बॉडी पे भी देखने को मिलेगा। अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है कि इसके जो पर्सन है वो क्या हो रहा है, इस जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसके आसपास है, तो क्या होगा, ग्रेटर रिस्क पे होगा, बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे होगा। इसके अलावा पीपल रिसीव सम रेडिएशन एक्सपोजर क्या होगा, इस हमें पता है कि जो सन से आती है कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होती है, जो सूरज होता है उस सूरज हमारे पास क्या होती है, पर डे कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज आती है रेडिएशन के फॉर्म में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द सॉइल एंड रॉक हाउस होल्ड, ये सारी सारी की सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। और भी सारी चीज़ें रेडियो एक्टिव मटेरियल देखने को मिलती है, लाइक हमारे पास टेलीविजन सेट में क्या होता है, माइक्रोवेव ओन्स में होते हैं, मेडिकल स्प्रे या डेंटल एक्सरेज में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन इक्विपमेंट यूज होते हैं, और वहाँ से क्या होता है, रेडिएशन हैपन होता रहता है, रेडिएशन होते रहते हैं। इसके अलावा रेडिएशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई साइटिंग, स्मेल और एनी अदर सेंस। सेंस में समझ आ रहा है कि हमारे जो सेंस होते हैं, हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, वो 5 तरह की इंद्रियाँ होती हैं। तो इसमें जो होता है, हम साइट करके, साइट मीन्स देख के या स्मेल करके या फिर किसी अदर्स की टच करके या किसी भी तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसको पता नहीं लगा पाते, किसको, रेडिएशन को, कि यहाँ पे रेडिएशन हैपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए कुछ ना कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट का यूज होंगे। अब कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं रेडियो एक्टिव डिजास्टर के, जो हमारे पास रेडियोलॉजिकल डिजास्टर है, या रेडियोलॉजिकल डिजास्टर कब हो हैपन होगा, जब हमारे पास रेडियोलॉजिकल क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट को रेडियोलॉजिकल डिजास्टर बोला जाता है। तो हमें क्या होगा, कहाँ पे हैपन होगा, जहाँ पे क्या होगा, लीकेज हो रहा है, किसका, रेडिएशन का। तो लीकेज ऑफ रेडिएशन हो रहा है, या कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है उसका लीकेज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये हैपन होगा, रेडियोलॉजिकल डिजास्टर। अब ये कहाँ से लीकेज हो सकता है, तो सबसे पहला टर्म्स दिख रहा है स्टोरेज से। हो सकता है कि किसी इंडस्ट्रीज में, या फिर किसी केमिकल इंडस्ट्री में, या फिर किसी नॉर्मल इंडस्ट्री में जहाँ पे ये रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किए जा रहे हों, वहाँ से क्या हो, स्टोरेज जो जहाँ पे स्टोर किया जा रहा है वहीं से क्या हो जाएगा, लीक हो गया हो, तो वहाँ से भी लीकेज का पॉसिबिलिटी है। वहाँ से लीकेज हुआ तो क्या होगा, ये एक्सीडेंट हैपन होगा। दूसरा, एक्सीडेंट हैपन होगा कैसे, दोबारा मैं बना रहा हूँ, क्या होगा, लीकेज ऑफ रेडिएशन। क्या होगा कि हमारे पास जो रेडिएशन हो रहा है, विकिरण हो रहा है, वो रेडिएशन होगा किस फॉर्म में, हमारे पास एनर्जी के फॉर्म में, लार्ज एनर्जी क्या होगी, एक ही टाइम पे रिलीज हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ रेडिएशन। तो ये या तो स्टोरेज के टाइम में ही हो जाए, जहाँ पे स्टोरेज हुआ है, जहाँ पे हम सारा का सारा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या किए हैं, स्टोर करके रखे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाए, ब्लास्ट हो जाए और बहुत सारी एनर्जी निकल जाए, तो वो हुआ रेडियोलॉजिकल। या फिर ट्रांसपोर्टेशन में, कि रेडियो एक्टिव मटेरियल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ले जाके क्या कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट तक पहुँचा रहे हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट करते समय किसी न किसी टाइप से एक्सीडेंट हो गया, और वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, बहुत सारा रेडिएशन रिलीज हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रेडिएशन कहलाता है। इसके अलावा कि जब हम यूज कर रहे हैं उस समय भी क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, कि हम क्या करें, कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज कर रहे हैं और वो ब्लास्ट कर जाए, तो भी हो सकता है। डिस्पोजल में मीन्स हम क्या करें, सारा यूज कर लिए उसका अब क्या करें, डिस्पोज कर रहे हैं, कि मीन्स फेंकना। डिस्पोज में मीन्स एक तरह से क्या कर सकते हैं, हम उसको थ्रो कर रहे हैं। थ्रो करते समय ऐसा थोड़ी है कि हम ओपनली कहीं ले जाके ओपन में फेंक देंगे उसको। अगर ओपनली हम उसको क्या किए, फेंक दिए, ओपन डंपिंग कर दिए, कहीं पे ले जाके थ्रो कर दिए, तो वहाँ से भी क्या होगा, ये धीरे धीरे है तो मटेरियल ही, और रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो वहाँ से भी क्या होगा, धीरे धीरे रेडिएशन निकलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ थेफ्ट होते हैं, उस थेफ्ट में भी होगा। थेफ्ट मीन्स कोई हमारे पास क्या है, वो चोर आया और चोरी करके लेके चला गया। अब उसको क्या पता चला कि यहाँ पे क्या हो, कि रेडियो एक्टिव मटेरियल था, अगर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल चोरी करके लेके चला गया, तो उसके चलते भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, डिजास्टर होने के चांसेस हो जाते हैं। अब डिजास्टर तो हो गए, अब इसको इफेक्ट क्या क्या, इसके जो इफेक्ट हैं वो क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो इसके बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लाइक एक तो हमारे पास दिख रहा है क्या, एक्सटर्नल कंटामिनेट, जो हमारे पास कंटामिनेशन होता है, ध्यान यहाँ पे 3 अलग अलग कंडीशन दी है, 3 अलग अलग कंडीशन को देखना कि सेवरल वेज में 3 वेज थे, कैसे कैसे हो सकते हैं। एक्सटर्नल कंटामिनेशन मीन्स बाहरी तत्वों से हैपन हो रहा है। अब बाहरी तत्व से कैसे होगा, कि एयरबोर्न रेडियो एक्टिव मटीरियल, एयरबोर्न मीन्स कि कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं जो क्या होते हैं, कि एयरबोर्न मीन्स हवा के थ्रू क्या करेंगे, फैलेंगे एक जगह से दूसरे जगह पे, जैसे कि डस्ट हो गया, या फिर एरोसॉल हो गया, या फिर कोई स्किन के थ्रू, या फिर क्लोथ से क्या होंगे, एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ कंटामिनेटेड क्या कर सकता है, हमें काउंटर कर सकता है बाई फाइंडिंग द शेल्टर, रिमूविंग क्लोथ एंड जो हमारे पास वॉशिंग स्क्रीन है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस इफेक्ट जो आ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरा
दूसरा क्या होगा कि इसके थ्रू क्या हो सकता है, हमारे पास कम्युनिकेट कंटामिनेटर कहाँ से पड़ रहा है, जो कंटामिनेंट है वो कंटामिनेंट जो हमारे पास इसका पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ेगा, इसका जो हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा वो कैसे कैसे पड़ेगा, कहाँ कहाँ से हो सकता है, डस्ट से, एरोसॉल से, हैंड से क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाएगा, हमारे पास स्किन के पे या फिर हेयर पे आ गया, जिसके चलते हमारे बॉडी में जाएगा और इफेक्ट डालेगा। दूसरा होता है कि इंटरनल एक्सपोजर हो रहा है, किसके तरह, जो भी हमारे पास जो हमारे पास आयनाइज होते हैं, आयनाइज मीन्स जो आयनाइज रेडिएशन हो रहा है, कि जितने भी हमारे पास रेडिएशन हो रहा है वो किसके थ्रू में हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आयन में डिवाइड होकर हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास जो रेडियो न्यूक्लाइड होते हैं वो क्या करेंगे, इनहेल्ड हो जाएंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, इंजेस्टेड हो जाएंगे, या अदरवाइज क्या करेंगे, हमारे पास ब्लड स्ट्रॉम में, जो हमारे पास खूनों के थक्के बनते हैं उस ब्लड में चले जाएंगे, और ब्लड में जाते ही क्या करेंगे, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीयर्स में या स्किन के थ्रू, जैसे भी क्या होगा हमारे पास इनर में भी जा रहा है। अभी क्या है, इंटरनल एक्सपोजर हो रहा है, अंदरूनी अभी सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके चलते क्या होगा, नेचुरली पास हो सकता है, या बॉडी डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और पूरी तरह से अगर डैमेज हुआ तो उसके लिए क्या होगा कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाए तो उस केस में डेथ ही होगी। इसके अलावा कुछ हमारे पास इंटर इरेडिएशन मीन्स विदाउट इरेडिएशन के क्या हो सकता है, मीन्स जो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल भी क्या हो सकता है, रेडिएशन के थ्रू होगा, जिसमें इसमें क्या होगा कि जो बॉडी है वो बॉडी पे क्या होगा कि डायरेक्ट क्या हुआ कि जो हमारे पास रेज आई, कौन सी रेज की बात हो रही है कि यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशन होगा, रेडिएशन में रेज निकलेंगी और वो रेज क्या हो गई, डायरेक्ट हमारे पास बॉडी पे पड़ गई। तो बॉडी पे पड़ गई तो अगर वो खतरनाक अगर हुई, जैसे एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे मशीन के सामने हाथ रखते हैं तो हड्डियाँ दिख जाती हैं, उसी तरह से क्या होगा कि जो यहाँ से रेडिएशन निकला वो रेडिएशन क्या करेगा कि प्रॉपर वे में सारे के सारे चीज़ें पेनेट्रेट कर गया हमारे शरीर को, जिसके चलते क्या होगा कि हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर में आ गया और उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हम इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करें, कॉन्टैक्ट योर लोग, जो हमारे पास लोकल इमरजेंसी मैनेजर हैं उनको कॉन्टैक्ट करें और ये सारी चीज़ें उनको बताएं कि ये चीज़ें हैपन हो रही हैं, रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट हुआ है, और एंड लर्न इमरजेंसी प्लान, कि हम स्कूल में जा रहे हैं या डे केयर कोई सेंटर है, नर्सिंग होम है, तो वहीं पे क्या किया जाए, रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट के बारे में बताया जाए कि और इसके इवैक्यूएशन प्लान के बताया जाए। साथ ही साथ जितनी भी हमारे पास क्या है कम्युनिटीज़ हैं लोग जो आसपास की रह रही हैं उस पर्टिकुलर, क्योंकि हम क्या कहाँ पे ये चीज़ें होंगी, हैपन होंगी, जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल की अधिकता ज़्यादा होगी, जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल ज़्यादा यूज होगा वहाँ पे चीज़ें हैपन होंगी। तो जो वहाँ के रहने वाले लोकल हैं, वहाँ के लोकल जो पीपल्स हैं, उनके बीच में भी क्या हो कि हम क्या करें, कम्युनिकेट करें, एक कम्युनिटीज़ के बारे में क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, उसको प्रैक्टिस कराई जाए, इमरजेंसी प्लान्स के बारे में पहले से जागरूक किया जाए। इसके अलावा कि हमारे पास कम्युनिटीज़ में वार्निंग सिस्टम क्या क्या होता है, उन सब चीज़ें उनको बताई जाए कि वार्निंग अगर आ रहे हैं, हैपन हो रहे हैं, तो इनको कैसे वार्निंग के थ्रू कैसे डील करना है। कोई हमारे पास ऑफिशियल इवैक्यूएशन का प्लान बनाया है कि मीन्स ऑफिशियली कोई है कि कहाँ से कहाँ निकल के कहाँ कहाँ से जाना है अगर ऐसी चीज़ें हैपन हो रही हैं। साथ ही साथ कि अगर हमारे पास क्या है डिजास्टर हैपन हो गया तो उस समय क्या करना चाहिए कि जो हमारे पास फ्लैश लाइट है उसको एक्स्ट्रा बैटरी के साथ लेके जानी चाहिए। फ्लैश लाइट मीन्स टॉर्च की बात हो रही है, अगर हम टॉर्च यूज कर रहे हैं तो कौन सी वाली टॉर्च यूज करना चाहिए, बैटरीज वाली, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा बैटरी लेके जाने चाहिए। कोई हमारे पास बैटरी ऑपरेटेड रेडियो होना चाहिए, उसके साथ भी एक्स्ट्रा बैटरी होनी चाहिए। हमारे पास फर्स्ट एड किट होना चाहिए और साथ ही साथ उसका मैनुअल होना चाहिए कि कैसे कैसे यूज़ करना है। इमरजेंसी फूड एंड वाटर साथ में लेके चलना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रिक कैन ऑपरेंट लेके जाना चाहिए कि मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ें जो नॉन इलेक्ट्रिकली क्या हो रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, उसका क्रेडिट एंड क्या जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, उसका यूज़ करें। स्टडी जो हमारे पास स्टडी शोज होते हैं, जो किनारे होते हैं, उन किनारों पे क्या जाके रह सकते हैं, तो ताकि क्या करें अवॉइड कर सकें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इवैक्यूएट जो होते हैं कि कैसे हम ये यहाँ से निकलना है उसके लिए क्या करें, और या प्रिपेयर पहले से प्लान बना के रखें। साथ ही साथ कि अगर कोई आसपास है वो शेल्टर है तो वहाँ पे भी क्या करें जा सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन क्या होगा रेज के फॉर्म में जाएगा, और अगर हम किसी घर में जा रहे हैं तो घर की जो दीवारें होंगी कहीं ना कहीं उस रेज को किसी हद तक ज़रूर क्या करेंगी, काउंटर बैलेंस करेंगी, रोकेंगी। इसके अलावा जो हमारे पास क्या है इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान्स होने चाहिए कि अगर किसी केस में किसी फैमिली में किसी की भी केस में हम फैमिली को कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेपरेट कर पाएँ, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुँचा पाएँ ताकि इसका इफेक्ट कम देखने को मिले। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि रेडियो और टेलीविज़न पे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सुनते रहनी है कि किसकी बात हो रही है, उसको कंट्रोल करने के बाद में साथ ही एडवाइस देना है कि अगर कोई पर्सन होम पे है तो उसको क्या क्या एडवाइस है
कि जितने भी अगर घर पे है कोई लोग तो क्या करें, जितने भी पालतू जानवर होते हैं उनको क्या करें घरों के अंदर कर दें, सारे जो दरवाजे और विंडोज होते हैं उनको क्या करें लॉक कर दें, ताकि किसी भी टाइप का कोई भी रेज हमारे घर के अंदर आने की पॉसिबिलिटी ना रहे। जितने भी एसी या एसी हुआ या वेंटिलेटर्स हुए, फैन हुए, फर्नेस हुए, ये सारी चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि फर्नेस से भी क्या होगा, यहाँ से भी रेडिएशन होता है और एक रेडिएशन दूसरे रेडिएशन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जितने भी हमारे पास फायर प्लेसेस होते हैं उनको क्या करें, क्लोज करें, डैम्पर सुम्पर को सारी चीज़ों को बंद कर दें। बेसमेंट में जाएं, क्योंकि बेसमेंट में या फिर अंडरग्राउंड एरिया में जाएं, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होगा वहाँ पे कम जाएगा। इनसाइड रहें कब तक, कि जब तक कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती कि सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है, तब तक घरों में रहें। अगर बाहर है कोई तो क्या करें कि वो अपने कवर को, मुंह को क्या करें कवर करें, नोज़ को कवर करें, ताकि रेडिएशन के जो इम्पैक्ट हैं वो क्या है कि जैसे अगर एयर बोन था, अगर एयर के थ्रू फैल रहा है तो उस चीज़ को क्या करें, कवर है तो हम क्या करें उस चीज़ को मिनिमाइज हो सके। इसके अलावा अगर कोई पर्सन बाहर है, मीन्स अगर कोई बाहर से आ रहा है तो क्या करे कि प्रॉपर शॉवर तुरंत क्या करे, शावर लेने के बाद क्या करें क्लॉथ को चेंज करें, अपने जूतों को चेंज करके, क्योंकि अगर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास रेडिएशन हुआ है उसका असर इसके कपड़ों पे दिख रहा हो। जितने भी हमारे पास सामान थी, प्लास्टिक बैग, वो क्या करें बाहर रख दें, सारी चीज़ें जो बाहर से पर्सन आ रहा है। इसके अलावा कि जब हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भागने का प्लान बना रहे हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए कि रेडियो का सुनते रहना चाहिए, टेलीविज़न देखते रहना चाहिए, और वहाँ से जो हमारे पास इवैक्यूएशन रूट पता चलेगा कि टेम्प्रेरी शेल्टर कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं और कहाँ कहाँ पे जाकर हम इस चीज़ को बचा जा सकता है। मिनिमाइज हम क्या करें कि जितने भी हमारे पास कंटामिनेंट होते हैं वो हमारे घरों में जितने जहाँ से रेडिएशन का यूज़ होता है, रेडिएशन निकलती है, उस चीज़ को मिनिमाइज करें, उसके यूज़ को क्लोज कर लें, पूरे लॉक डोर और विंडो को, जितने भी ऐसी चीज़ें थी आप ऊपर डिस्कस कर लिया था, क्लोज फायर प्लेस डैम्पर, और क्या करें डिजास्टर की जितनी भी सप्लाईज हैं लाइक हमारे पास इमरजेंसी इक्विपमेंट वो यूज़ करें। अब इसके अलग हमारे पास क्या हो सकता है कि क्या अगर कोई भी पर्सन ज़्यादा जागरूक नहीं हो पाया, ज़्यादा चीज़ें ना कर पाए, तो क्या कर सकते हैं कि इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करें। पहला चीज़ें क्या करें, डिस्टेंस, दूसरा शेल्टरिंग और तीसरा टाइम। अब तीनों कैसे कैसे इफेक्ट करेंगे, हमें पता है कि ये क्या है, रेडिएशन है। ध्यान देना क्या है, ये रेडिएशन है। यहाँ पे क्या है, रेडिएशन हैपन होगा, और रेडिएशन में हमारे पास क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, वो एनर्जी जो निकलती है वो क्या होती है, रेज के रूप में होती है, डिफरेंट डिफरेंट रेज निकलती हैं। अब ये डिस्टेंस मीन्स कि अगर जहाँ पे हमारे पास रेडिएशन हैपन हुआ, अगर उससे हम ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो इसका इफेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या करें, कोशिश यही करें कि प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, कि जहाँ रेडिएशन हैपन हुआ उससे बहुत दूर जाने की कोशिश करें। ये चीज़ें मेंशन है कि द मोर डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द सोर्स ऑफ रेडिएशन इज ए लेस रेडिएक्टिव यू, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होगा, कम होगा। अगर दूरी कम है तो इफेक्ट ज़्यादा हुआ। तो हम क्या करें कि जितना हम जो हमारे पास न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है, किसी भी टाइप का रेडियोलॉजिकल डिजास्टर हो रहा है, तो उस केस में क्या करें, डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, कि जहाँ पे ये हैपन हुआ उससे दूर जाने की कोशिश करें। दूसरा जो हमारे पास शील्डिंग, शील्डिंग मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है, एक टाइप से प्रोटेक्शन, कि हम क्या करें कि कोई ना कोई अगर ओपन में है तो हम क्या करें, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन लेने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्रोटेक्शन होगा तो जो रेज आएगा उसको क्या करेंगे, पेनिट्रेट करने के बाद ही हमारे पास पहुंचेंगे। लाइक हमारे पास कोई हैवी मेटल है, कोई डेंस मेटल है हमारे और उस सोर्स के बीच में, तो क्या करेगा, हैवी मेटल मीन्स बहुत बड़ा क्या हो गया, स्टील स्ट्रक्चर्स आ गए, बहुत ही मोटी चौड़ी स्टील स्ट्रक्चर्स आ गई, या फिर कोई पहाड़ी आ रहा है, कहीं रॉक आ गया है, तो जो ये रेज जो हमारे पास आती हैं वो क्या होंगी, डायरेक्ट हमारे ऊपर उतना इफेक्ट नहीं डालेंगी, क्योंकि क्या हो रहा है, बीच में हमारे पास कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे डेंस मटेरियल है, वो क्या कर देगा, उसकी जो इंटेंसिटी होगी, जो रेज आ रही है उस इंटेंसिटी को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, और जैसे इंटेंसिटी को कम कर देगा तो फिर वही चीज़ आ गई कि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे पास हैपन होंगी। तो दूसरी कंडीशन हमने देखी, दूसरी कंडीशन में क्या करें, हम शेल्डिंग देख लें, आपने बीच में क्या करें, कोई ना कोई शेल्ड यूज करें, ताकि वो क्या करे, कवच के रूप में हमारे पास क्या करे, काम करे, वो शेल्ड हमारे लिए कवच का काम करे। तीसरा चीज़ टाइम, टाइम मीन्स क्या हो रहा है कि अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल कोई ब्लास्ट हुआ अभी, तो उसका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा सर्टेन टाइम पे ही तक ही देखने को मिलेगा। सर्टेन टाइम मीन्स इफेक्ट तो कभी कभी लॉन्ग टाइम तक होते हैं, कई सालों तक रहते हैं, लेकिन जो कुछ इफेक्ट होते हैं कि कुछ उसकी हैवी इफेक्ट अभी देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा उसकी जो इफेक्ट थी, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, वो क्या हो जाएगी कि जो हमारे कम होती जाएगी। यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि जो हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि वो फेयरली क्विकली बहुत जल्दी क्या होते हैं,
उसके इफेक्ट कम होने लगते हैं। लिमिटिंग टाइम में क्या होते हैं कि वो क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग टाइम के बाद उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो इंटेंसिटी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी जैसे ही कम हुई उसका इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा कि इफेक्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं ये चीज़ें कि इमीडिएटली क्या करें, डेंजर जो हमारे था वो पास हो गया तो हम क्या करें, जो आसपास जैसे कि हमारे पास हैपन हो गया एक्सीडेंट, तो जितने भी हमारे पास फूड से उनको क्या करें, गार्डन में जो डायरेक्टली ओपनली दिख रहे हैं उनको अवॉइड ना, उनको यूज ना करें, अवॉइड कर दें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी रेडिएशन का कहीं ना कहीं क्या आया होगा, इफेक्ट आया होगा, वहाँ पे भी क्या होगा, रेडिएशन का इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे इस चीज़ का यूज ना करें। जितने भी हमारे पास एनिमल्स से मिल्क आ रहे हैं उस मिल्क का यूज ना करें, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जब स्टडी हुई थी कि जो कंटामिनेशन था, जो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा वो कहाँ तक देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उससे 50 मील ज़्यादा दूरी तक ये क्या होते हैं, इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। फैक्ट में हमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें फैक्ट हैं। अब ये एक जनरल नॉलेज के टाइप में भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर हमारे पास जो इंडिया में बात करें या वर्ल्ड में बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दो तरह से होती है। एक तो हमने डिस्कस किया थर्मल पावर प्लांट में, और एक तो हमारे पास होता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो मीन्स पानी से बिजली बनाना, और थर्मल मीन्स हमारे पास जितने भी कोल्ड चीज़ें हैं तो इन कोल का यूज़ करके क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। जो यूएस की बात करें, वहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, 16% ऑफ टोटल एनर्जी क्या होता है, यूएस में 16% उसकी टोटल एनर्जी का होता है क्या, हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। अगर हम मेल्ट डाउन की बात करें, मेल्ट डाउन में से की जो फैक्ट्री होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उस इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि उसको कूलिंग करने के लिए हमारे पास क्या लगे होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास पावर प्लांट में जो भी हमारे पास पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे उस पावर प्लांट ख़त्म ना हो जाए इसके लिए क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास कूलिंग इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। अब ये जो वाटर है, जो रिएक्टर है, उस रिएक्टर में क्या होता है, वाटर फिल होता है। अब वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाए, जैसे जैसे उसको टेम्परेचर मिलेगा, तो जैसे पूरा का पूरा वाटर वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है तो वहाँ से क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को पता होनी चाहिए कि जो रिएक्टर में क्या यूज़ होता है, वाटर यूज़ होता है, किस लिए कि जो जितने भी हमारे पास सिरेमिक फ्यूल्स होते हैं और जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं वो क्या करें, एक जगह से दूसरे जगह तक ना पहुंच पाएँ, तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ होता है, ये वाटर का यूज़ होता है एज ए कूलेंट, कूलेंट के रूप में, कूल करने के रूप में। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास शिपमैन यार्ड होती हैं, उस शिपमैन यार्ड में कि हमारे पास किस किस टाइप की शिपमैन यार्ड थी, वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास वर्स्ट बात करें कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, सबसे खतरनाक, तो जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक्सीडेंट हुआ था यूएस में 1979 में, वो अब तक का सबसे वर्स्ट, सबसे खतरनाक या सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला बोला जाता है। और ये कहाँ पे था, पेंसिल्वेनिया में हमारे पास ये क्या हुआ था, हैपन हुआ था। इसके बाद इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है हमारे पास न्यूक्लियर डिजास्टर। ये भी न्यूक्लियर डिजास्टर भी क्या है कि यहाँ पे भी क्या होगा कि हमारे पास रेडिएशन होगा। तो ये या फिर ये बोल सकते हैं कि क्या है, उसके एक एग्जांपल था किस चीज़ का, जो हमारे पास रेडियोलॉजिकल डिजास्टर था उसके लिए क्या था, रेडिएशन हैपन होते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होंगे, रेडिएशन हैपन होंगे, तो रेडिएशन के चलते क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेडिएशन हैपन होंगे, और उस हैपन का मीन्स हमारे पास जो रेडियोलॉजिकल डिजास्टर है उसी का एक ये क्या है, एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर डिजास्टर। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ देखना बार बार ये टर्म्स आ रहा होगा, WMD, इसका मीन्स होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि कोई हम ऐसा वेपन बना रहे हैं जिससे क्या हो, मास, मास मीन्स होता है लार्ज क्वांटिटी, बहुत ही वेरी लार्ज क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, लार्ज क्वांटिटी। तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं मास। लाइक अगर हम सिविल की बात करें तो यहाँ डैम टर्म्स आता है, तो डैम से में देखते हैं हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास वॉल्यूम है वहाँ पे, क्योंकि डैम में देखा होगा कितना सारा कंक्रीट लगेगा एक साथ, तो जहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी की बात होती है उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वेपन बनाए जा रहे हैं किसके लिए, मास, एक टाइम पे बहुत लार्ज क्वान्टिटी में क्या करें, डिस्ट्रक्शन कर दें, विनाश कर दें, तो उसको उसके लिए क्या यूज़ होता है, न्यूक्लियर डिजास्टर यूज़ होते हैं। अब ये क्या है, वेपन है, अगर ये कहीं ना कहीं यूज होंगे तो उसमें क्या होगा, यूज लॉस ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी होता है, इन्वायरमेंट का भी लॉस होता है। साथ ही साथ इसके जो एडवांसमेंट आएंगे उसमें क्या होगा, साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो सेवरल कंट्रीज हैं जिनके पास क्या है, ऐसे बहुत सारे वेपन्स ऑलरेडी बन गए हैं और बन भी रहे हैं।
अब जो हमारे पास है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सच एज क्या करेंगे, न्यूक्लियर हमारे पास डिजास्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं, केमिकल डिजास्टर्स होते हैं, या फिर हमारे पास रेडियोलॉजिकल डिजास्टर होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन होता है, बायोलॉजिकल वेपन होता है, केमिकल वेपन होता है, रेडियोलॉजिकल वेपन होता है। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर वेपन होता है ये क्या है, एक टाइप का एक्सप्लोसिव है, कि एक क्या होगा, ब्लास्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोशन होगा, और इसी में हमारे पास दो रिएक्शन होती है। एक तो रिएक्शन होती है हमारे पास क्या, न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा हमारे पास रिएक्शन होता है क्या, न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन में हमारे पहले तो हमारे पास फ्यूजन समझने की कोशिश करें। फ्यूजन में क्या होगा, कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। एक पार्टिकल क्या होगा, एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जबकि हमारे पास फ्यूजन में क्या होगा, कि ये सारे के सारे जो अलग अलग पार्टिकल थे, ब्रेक थे, वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाते हैं। तो ये दो कंडीशन होती है जो 11th और 12th में फिजिक्स में पढ़ा गया होगा, या फिर फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। तो ये हमें बस ये ध्यान रखनी है कि इस टाइप में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन भी होता है और फ्यूजन भी, दोनों टाइप के क्या होते हैं, रिएक्शन यहाँ पे हैपन होते हैं। ओके, तो ये हमें पता चल गया क्या, कि फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं और फ्यूजन रिएक्शन होती हैं। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, या तो हम कॉजेज में यहाँ पे नीचे अभी डिस्कस करेंगे फॉलोइंग कॉजेज, उससे पहले ये देख लेते हैं। तो जो बम बनते हैं वो दो तरह से बनेंगे, या तो फ्यूजन बम होगा या फिर हमारे पास फ्यूजन बम होगा। हमें अभी बताया था कि फ्यूजन में क्या होगा, कि जितने भी हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, कि छोटे छोटे एलिमेंट में क्या होंगे, बड़े एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि फ्यूजन में क्या होगा, कि बड़ा एलिमेंट ब्रेक होकर छोटे छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ देखा गया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो क्या करता है, जब फ्यूजन बम में फ्यूजन रिएक्शन होगी और फ्यूजन बम में फ्यूजन रिएक्शन होगी। ये जो होता है फ्यूजन होता है वो क्या होता है, मोर पावरफुल होता है किसके कंपैरिजन में, फ्यूजन पे। अगर ये मोर पावरफुल है तो ये क्या होगा, लेस पावरफुल होगा। अब यहाँ पे जो आरपीटी टर्म्स आ रहा था डिफरेंट डिफरेंट जगह के, तो ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आरपीटी थे। उसमें जो एग्जांपल हैं, इसमें क्या है, फ्यूजन के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, हाइड्रोजन बम, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, या कुछ फ्यूजन बम होते हैं। जबकि फ्यूजन बम के एग्जांपल क्या होते हैं, कुछ फ्यूजन बम हो गए और एटम बम हो गए। तो हाइड्रोजन बम के थ्रू क्या हो सकती है, पूरी अर्थ एक साथ क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। जबकि एटॉमिक बम में किसी पर्टिकुलर एरिया पे ही क्या होता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। अब कॉजेज में क्या देखने को मिल रहा है, कि जो इसके कॉजेज हैं, क्या हो रहा है, थेफ्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल की, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसकी चोरी। अगर लोग क्या करते हैं, चोरी करते रहते हैं, जिसके चलते क्या हो सकते हैं, ये कॉजेज हो सकता है कि लोग चोरी करके क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बम बनाने की कोशिश करें। और जो ये बम बन रहे हैं, ये क्या है, कि ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो बम है या इतने भी वेपन्स बन रहे हैं, ये जो बना रहा है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो बना रहा है अगर ब्लास्ट हुआ तो उसके ऊपर क्या होगा, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी बम्स होते हैं, ये क्या करते, जो हमारे पास एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, लाइक टेररिस्ट, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी थेफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक मार्केटिंग करते हैं। जिसके चलते क्या होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, और क्या होगा, ब्लास्ट होगा तो वहाँ पे लोग मरेंगे ही मरेंगे। अब इसके इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सम जो हमारे पास क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कि हमारे पास सोमेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा और हमारे पास जेनेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। सोमेटिक मीन्स हमारे क्या होगा, जी पे हमारे पास शरीर है, मीन्स हमारे पास जो किसी भी पर्सन का जो शरीर है उस शरीर पे इफेक्ट देखने को मिलता है। और जेनेटिक चेंजेज होंगे तो मीन्स आने वाली जनरेशन में भी क्या होंगी, वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन किस पे, जो वहाँ पे लिविंग बीन है, आसपास जो रहने वाले लिविंग बीन है उनका। इसके साथ साथ ही जहाँ पे ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ वहाँ के रहने वाले लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगी। उनका जो ब्लड सेल होगा उसमें ऐसी बीमारी आ जाती है कि वो जो ब्लड का फेलियर हो जाता है, मीन्स जो उसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। क्लॉटिंग मीन्स अगर ब्लड का थक्का नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता। अगर खून का थक्का नहीं जमेगा तो कहीं किसी पर्सन का हार्ट कट गया तो क्या होगा, लगातार ब्लड वहाँ से निकलता रहेगा। साथ ही साथ जहाँ पे ये एक्सीडेंट होगा वहाँ का इन्वायरमेंट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हम चीज़ें अप्लाई करें ताकि इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर पाएँ। तो हमें क्या करना चाहिए, कि अगर कहीं पे ये न्यूक्लियर डिजास्टर हैपन हो रहा है तो सारे डोर दरवाजे बंद कर दें ताकि रेडिएशन हमारे तक ना पहुँचे। अगर घर में है तो घर में बने रहें, घर में रहें, और कोशिश यही करें कि अगर हमारे पास कोई बेसमेंट है तो बेसमेंट में जाने की कोशिश करें। जितने भी हमारे पास फूड हैं, वाटर हैं, उसको क्या करें, कवर कर दें ताकि उस पर भी क्या हो, रेडिएशन का इफेक्ट ना हो। और साथ ही साथ डोंट कंज्यूम वाटर, फूड, मिल्क, ये सारी चीज़ें आफ्टर जो हमारे पास क्या है, डिजास्टर ब्लास्ट के बाद तुरंत ही इसका यूज ना करें। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, कि जितने डोंट लुक एट द फायर ब्लास्ट, जो ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट पे ना, उसकी तरफ ना देखें, अदरवाइज क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है, परमानेंट के लिए क्या होगा, आदमी अंधा बन जाएगा।
तो इन सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, कुछ सेफ्टी टिप्स होते हैं, उस सेफ्टी टिप्स का यूज करें तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ के इफेक्ट को मिनिमाइज जरूर कर पाएंगे। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक देखा। पहला था हमारे पास क्या, रेडियोलॉजिकल डिजास्टर, तो रेडियोलॉजिकल डिजास्टर में देखा। और दूसरा जो हमारे टॉपिक था, इसी का एक एग्जांपल बोल सकते हैं कि रेडियोलॉजिकल डिजास्टर का एक एग्जांपल क्या था, न्यूक्लियर डिजास्टर। तो हमने क्या किया था, न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में भी देखा था कि क्या क्या रीजन थे। दोनों में कॉमन चीज़ें क्या थी कि ये दोनों में क्या हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू ही क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। वहाँ पे हो रहा है रेडिएशन, और रेडिएशन के चलते ही क्या हो रहा है, सारे के सारे टर्म्स निकल के आ रहे हैं, सारे के सारी चीज़ें ये रेडिएशन के चलते हो रही हैं। और रेडिएशन किसको बोलते थे कि रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है किस चीज़ का, रिलीज ऑफ एनर्जी। लेकिन क्या था, एक लार्ज क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि 2 जूल या 4 जूल की एनर्जी हुए, मिलियन जूल्स क्या होते हैं पर्टिकुलर टाइम पे क्या होती हैं, रिलीज हो जाती हैं। तो उसके चलते क्या होते हैं, इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने ये टर्म्स देखे, और आज की क्लास में ये हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। मीन्स अभी जो है वो हमारे पास यूनिट नंबर 3 क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। ओके क्लास, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछना।